तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की साइंस की क्लास के लिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में चैप्टर क्लास 10th में। कौन सा चैप्टर हमारा? तीसरा, धातु व अधातु। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इससे बेनिफिट मिलता रहे, आपको और आपके छोटे भाई बहनों को भी इससे बेनिफिट मिलता रहेगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको इसमें पूरी साइंस और मैथ दोनों मिलेगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर से, धातु व अधातु। धातु व अधातु, तो इससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले धातुएं कौन कौन सी है, अधातुएं कौन कौन सी है, ये आपको हमने क्लास 9th में पढ़ाया था, ठीक है। अब इनके बारे में जो भौतिक गुणधर्म है वो भी कुछ पढ़ाए थे, 9th में आए थे, कुछ जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। तो धातु अधातु के गुणधर्म पढ़ाए थे। तो जो क्लास 10th का जो सिलेबस है आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार, तो उसमें पाठ्य पुस्तक में भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, साथ में इनके क्रियाकलाप भी हैं और उनको आपको साथ में लेकर चलना है। तो खोल लीजिएगा अपनी पुस्तक, अपनी किताब खोल लीजिए और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना ही है आपको साथ में। और शुरुआत कर लेते हैं हमारे पाठ की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे धातुओं व अधातुओं की। धातुएं कौन कौन सी है? चलो धातुओं के एग्जाम्पल आप खुद ही बताइए, कौन कौन सी आपको याद है कि धातुएं कौन कौन सी है। धातुएं जैसे आयरन हो गई, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर हो गया, जिंक और सीसा, कौन, कॉपर, मैग्नीशियम, पारा हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस तरह सारी क्या कहलाती है? धातुएं कहलाती है। और अधातुएं कौन सी हो गई? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। तो ये सारी क्या हो गई? अधातुएं। अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि कौन सी धातुएं हैं और कौन सी अधातुएं हैं? तो हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी 9th क्लास में दी थी, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत आया था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पाठ्यक्रम में ये चीजें सिखाई जाती है। तो अब शुरुआत कैसे करेंगे हम? शुरुआत करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से। जैसे आपने पहला पेज खोला तो आपको दिखेगा इसमें क्रियाकलाप 3.1, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क्रियाकलाप 3.1। क्रियाकलाप आपका 3.1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। नमूने मतलब कोई छोटी छोटी चीजें लीजिए और उन प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। साथ में रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। तो आ जाइए एक बार फिर से कि जब भी हम किसी धातु की सतह को रगड़ते हैं किसी चीज से, जैसे रेगमाल से रगड़ते हैं, साफ करते हैं, तो उनमें एक चमक आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोहे की पुराना औजार है, उसको अगर हमने ठीक से साफ कराया है तो जैसे उसकी घिसाई होती है रेगमाल से, तो उसमें क्या हो जाती है? एक चमक सी आ जाती है। तो धातुएं हमेशा चमकदार होती है। तो इनके ये भौतिक गुणधर्म आ जाएंगे। अब आपके वापस क्रियाकलाप चल रहा है, क्रियाकलाप 3.2। आप भी बुक में पढ़ लीजिएगा, मैं भी बुक खोल के देख रहा हूँ आपका, क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ आपकी बुक से ही पढ़ाता हूँ, बुक लेकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाता जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो एग्जाम आपको पाठ्यक्रम दिया गया सरकार के द्वारा निर्धारित, और उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इससे क्या आपका नॉलेज रहेगा, पर आपका सिलेबस भी उसमें साथ में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पढ़िएगा। क्रियाकलाप आपका 3.2 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातु को तेज धार वाली चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अपने प्रेक्षण को चिमटे से लिखिए, अपने चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए, पर सोडियम टुकड़े को देखिएगा कभी भी उठाते समय या ध्यान रखिएगा उसको हाथ से नहीं उठाना, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर हमारे हाथ गीले हों या फिर कोई थोड़ी सी भी नमी होगी तो नमी से सोडियम क्रिया कर लेता है। जैसा कि आपको क्लास 9th में मैंने बताया था, तो एक क्वेश्चन भी आता था बार बार कि सोडियम के टुकड़े को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे उसको बाहर निकालते हैं वो वातावरण की नमी से क्रिया कर लेता है और उसमें आग आ जाती है, जिसमें फटाके फूटते हैं, जैसे उसी तरह वो सोडियम के टुकड़े फटाके फूटते हैं, उसमें आग लगती है। तो कभी भी उसको गीले हाथ से नहीं उठाना है। दूसरी बात है, उसमें बोल रहा है कि
फिल्टर पेपर के बीच में दबा इसको काटना है। तो ये आपके क्रियाकलाप है, आपको सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि धातु एक कठोर होती है, तो उसको काटने के लिए आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप आपका आएगा उसके बाद में 3.3, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए, किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। ये तोड़ने वाली बात आ रही है, ठीक है। तो इनको धातु के आकार में क्या परिवर्तन हुआ? तो कुछ धातु, जैसे मान लो कोई लोहे की छड़ है, उसको आप लोहे से पीट रहे हो, मतलब हथौड़े से पीट रहे हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो इनको जैसे पीट रहे हो तो चौड़ी हो जाएगी, जैसे पीटोगे वो चौड़ी हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? आघात वर्ध्यता कहेंगे, ठीक है। सोने और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धित होती है, क्योंकि सब सोने और चांदी को पीट पीट कर जो गहने बनाए जाते हैं ना, तो इसी तरह से तो बनाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, आपको क्रियाकलाप आएगा 3.4, उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं। दैनिक जीवन में आप किसके देखते हैं? एल्यूमिनियम के तार देखते हैं और कॉपर के तार देखते हैं, तो उनकी सूची बनानी है आपको, ठीक है। सूची क्या बनानी है? आपको एक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि आपके आसपास में जो लाइट के तार होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज होंगे वो कॉपर के होंगे, जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। थोड़ी सी अगर मान लो उसमें से आपने 100 वाट का बल्ब भी ज्यादा देर तक जलाया तो हो सकता है वो एल्यूमिनियम के तार गर्म हो जाए। तो अब आगे बात करेंगे क्रियाकलाप आपका 3.5, क्रियाकलाप को साथ में देखते रहिए। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। तो ठीक है, आपको इसका चित्र भी साथ में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से कर रहे हैं। अब इसको एक तरफ से क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप कि इसको गर्म कर रहे हैं, और जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो आप अगर दूसरी तरफ से आप इसको छूते हैं तो आपको क्या लगता है कि दूसरा जो सिरा है, एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा जो सिरा है वो अपने आप गर्म हो रहा है। इसका मतलब उसमें उष्मा का चलन हो रहा है, मतलब एक तरफ से आप इसको गर्म कर रहे हो तो वही उष्मा जो है गर्म जो होकर ताप जो है दूसरे सिरे में जा रहा है। इसका मतलब धातुओं में उष्मा का क्या होता है? चलन होता है। धातुओं में उष्मा का क्या चलन होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये चित्र। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 3.6 की, क्योंकि लगातार एक क्रियाकलाप ही क्रियाकलाप आ रहा है, फिर इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे भी। जैसे अब देखो क्रियाकलाप 3.6, उसमें क्या है? विद्युत सर्किट के लिए जैसे एक सेल ले लिया और उसको जांच करने के लिए टर्मिनल बना दिए ए और बी, ठीक है, और बीच में एक बल्ब लगा दिया। तो इसको देखेंगे, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसमें क्या, जैसे इसको टच कराएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, मतलब बल्ब में विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। तो ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं। तो कुल मिलाकर जो भौतिक इनमें गुणधर्म थे उनको अलग अलग क्रियाकलापों के माध्यम से, अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो नीचे देखिएगा कि जो तांबे की तार होती, वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, उनके ऊपर रबड़ की जो है परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि विद्युत जो प्रवाह होती है तब उस समय कोई उसको छू नहीं सकता, अगर छू लेगा तो उसमें भी विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, करंट आ जाएगा ना, इसीलिए। अब साथ में आयोडीन, चलो अधातु का साथ में चल रहा है, ध्वनिक वगैरह, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अधातु का साथ में चल रहा है तो क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहा है 3.7, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। उसके साथ में 3.1 से लेकर 3.4 और 3.6 वाले क्रियाकलापों को दोहराने के लिए कहा गया है। तो यहाँ तक आपकी बुक में जो है वो हमने आपको बता दिया। अब इसको हम ठीक से देखेंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, कैसे क्या क्या क्रियाकलाप किए थे हमने, उन सब का निचोड़। कि जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाएगा कि धातुओं व अधातुओं में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखिए, धातुएं कैसी होती है, अधातुएं कैसी होती है, तो उनके बारे में आपको सीधे सीधे अंतर लिखना है। कैसे लिखोगे आप? जैसे मान लो एक तरफ लिख दिया हमने धातु, ये लिख दिया हमने धातु, ये सारणी बना ली हमने। दूसरी तरफ लिख दिया हमने अधातु,
धातु अधातु में अंतर देखना है ना आपको, तो एक तरफ हो गया धातु, एक तरफ हो गए अधातु। अब इनके अंतर आपको देखने हैं। कैसे देखोगे आप? सबसे पहले इनके जो भौतिक गुणधर्म है उनके आधार पर हम इनके अंतर करेंगे, उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुणधर्मों की बात करेंगे कि कौन कौन से गुणधर्म होंगे। भौतिक गुणधर्म, कौन से? भौतिक गुणधर्म। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले लेते हैं जो कि आपके क्रियाकलाप के आधार पर था, कि सबसे पहला क्रियाकलाप क्या था आपको? किसी भी धात्विक सतह को रगड़ने का। जैसे मान लो कोई लोहे की चीज है, उसको रेगमाल से रगड़ने पर वो सतह कैसी हो रही थी? चमकदार। तो उससे लेते हैं पहला चमक। किससे लेंगे? चमक। इससे क्या कर सकते हैं कि धातुओं की सतह क्या होती है? धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। अधातुओं की सतह क्या होगी? चमकदार नहीं होगी। आप इसको अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठेगा, साथ के साथ इस तरह से लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही लेंथी आते हैं। जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको इस तरह से लिखोगे तो 5 में से 5 मिलेंगे आपको। ठीक है। सतह कैसी होगी? चमकदार धातुओं की। क्यों? क्योंकि हमने इसको जब रगड़ा था, किसी रेजमाल से रगड़ा था धातुओं को, तो इसकी सतह पे कैसा निखार आया था? चमकदार हो गई थी, बिल्कुल चमकने लगी थी। कौन कौन से? जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो इनको हमने जैसे ही रेजमाल से इसको रगड़ा, साफ किया इसकी सतह को, तो क्या हो गई? चमकदार हो गई। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा देखते हैं, जो क्रियाकलापों के आधार पर हमने दूसरा लिया था, जैसे हथौड़े से किसी चीज को काटने, मतलब चाकू से किसी चीज को काटने के लिए कहा गया था दूसरे क्रियाकलाप में। तो दूसरा क्रियाकलाप में क्या बताया था आपको? कौन सा गुणधर्म बताया था? कठोरता। दूसरा क्रियाकलाप में क्या बताया गया था आपको? कठोरता के बारे में, कि धातुएं क्या होती है? कठोर। सभी धातुएं कठोर होती है? हाँ, लगभग सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन इनके कुछ अपवाद होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि लगभग सभी धातुएं सामान्यतः, यहां इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सामान्यतः कठोर होती है। सामान्यतः क्या होगी? कठोर होती है। परंतु इसके अपवाद रहेंगे। क्या अपवाद रहेंगे? कुछ चीजें ऐसी होती है, धातु है फिर भी वो कठोर नहीं है, वो क्या है? मुलायम है। कौन कौन सी है? लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। कौन कौन सी है? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये कौन सी धातु है? ये मुलायम है। ये क्या है? मुलायम है। तो ये कौन सी हो गई? ये मुलायम है। ये धातुएं मुलायम है, ये मुलायम है। समझ में आ रही है आपको यहां तक कि धातुएं सामान्य रूप से कैसी होगी? है कठोर। सामान्य रूप से धातुएं कैसी होती है? कठोर। पर कुछ धातुएं जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सोडियम आपको दिखाई दे रहा है? आपको मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपकी पूरी सारणी यहीं तक आ जाए। आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ये धातुएं क्या है? मुलायम है। सभी धातुएं नहीं, सभी धातुएं कठोर नहीं होती। सभी धातुएं मुलायम होती है क्या? नहीं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है।
सामान्यतः कठोर होती है। पर कौन कौन सी होती है? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होती है? मुलायम। तो आपको जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जिससे चेक करने वाले को ये पता रहेगा कि हाँ वास्तव में आपने पढ़ाई की है, और इसमें इसको देखने के बाद में आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसी में अधातु में। तो अधातुएं कैसी होती है? अधातुएं कठोर नहीं होती है, ये अधातुएं कठोर नहीं होती है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि अधातुएं कठोर नहीं होती है। हो सकता है गैसीय पदार्थ में हो जाए या मुलायम हो जाए, तो कठोर नहीं होती, कठोर नहीं, इसको लिख सकते हैं कठोर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी एक उपवाद है, यहाँ पर अपवाद क्या है? हीरा, हीरा लिख सकते हो आप, हीरा, पहले आप लिख लेना इसको, हीरा, हीरा जानते हो आप, बिल्कुल वही जो गहनों में काम में आता है, हीरा। तो हीरा क्या है? एक अपवाद है। हीरा क्या है? अधातु। हीरा क्या है? अधातु। लेकिन सबसे कठोर कौन सा होता है प्राकृतिक रूप से? हीरा। हीरा आपको पता है कांच काटने में भी काम आता है। इसको लिख सकते हो कि सबसे कठोर और प्राकृतिक, सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु है। कौन सी? हीरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कठोरता की, हो गई, चमक की हो गई। अब धात्विक चमक की बात होगी ना, ये जैसे चमकदार नहीं है अधातु, ये चमकदार है। अब हम बात करते हैं इसको वापस हम, जैसे आपने लिख लिया ये, तो इसको वापस हम तो छोटा लिख देते हैं, ताकि आपके जो सारे पॉइंट है वो इसमें आराम से आ जाए। कौन से थे? कोष्टक में लिख लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन थे ना हमारे पास, तो ये तीन क्या थे? मुलायम। इनको हम यहां लिख सकते हैं मुलायम। तीन कौन से थे? मुलायम। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट हमारा इसके ऊपर, कि आपको किस तरह ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाने हैं। अब बात करते हैं रूप की या अवस्था की। धातुएं कौन कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, तो इनके बारे में भी हम, इनके भौतिक गुणधर्म हो गए, चमक, कठोरता और ये अवस्था। कोष्टक में आप रूप लिख सकते हो, रूप किस रूप में होगी समझने के लिए, ठीक है। तो यह रूप हो गया। धातुएं सामान्यतः कौन सी होती है? धातुएं कमरे के जो सामान्य ताप होता है उस पर धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? कमरे का सामान्य ताप 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है अभ्यास वाले छोटे एग्जामों में, पर छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर के, उन्हें पूछा जाता है कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 15 से 25। अब हम बात करते हैं अवस्था की। तो सामान्यतः ये कौन सी हो रही है? सामान्यतः कौन सी है अवस्था इनकी? ठोस। सामान्यतः कौन सी अवस्था है इसकी? ठोस। तो ये सामान्यतः कैसी होती है? ठोस अवस्था होती है। सामान्यतः कौन सी होती है? ठोस अवस्था होती है। चलो इसको ठोस लिखते हैं। सामान्यतः कैसी होती है? ठोस होती है। पर इसमें भी एक अपवाद है। इसमें क्या है? केवल एक अपवाद है, वो भी आपको साथ में लिखना है। कोष्टक में लिख सकते हैं आप, कैसे कि जो पारा होता है, पारा क्या होता है? धातु। पारा क्या होता है? धातु। पारा को ये रहा पारा, पारा को क्या लेंगे? Hg। पारा को क्या लिखेंगे? Hg। वो कमरे के सामान्य ताप पर कैसी होती है? द्रव। कमरे के सामान्य ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। जैसे आपको 9th क्लास में वैसे पढ़ाया था ठोस, द्रव, गैस। तो सामान्यतः अवस्था में धातुएं कैसी होंगी? ठोस। किसको छोड़कर? पारे को छोड़कर। जो पारा होता है वो किस अवस्था में होता है? द्रव में। ठीक है, इसी गुणधर्म को अधातु में पढ़ेंगे। इसी गुणधर्म को अधातु में पढ़ेंगे। अधातु में कैसे पढ़ेंगे? इसी के सामने लिखेंगे कि सामान्यतः ये कैसी होती है? सामान्यतः ये कैसी होती है अवस्था में? ठोस व गैस। इनकी अवस्था कैसी होती है? ठोस व गैस। इनकी अवस्था कैसी होती है? ठोस व गैस।
पर यहाँ पर भी एक अपवाद है, इसको आप कोष्टक में लिखना है आपको, ताकि जब एग्जाम में आपको कॉपी को चेक करे तो उसको लगना चाहिए कि वास्तव में आपने पढ़ाई की है। ठोस व गैस, तो ब्रोमीन कैसी होती है? ब्रोमीन तरल होती है, बिल्कुल तरल। तो ब्रोमीन जो कमरे के सामान्य ताप पर कैसी होती है? ब्रोमीन तरल होती है, ब्रोमीन तरल होती है। तो इस तरह की आपकी सारणी का निर्माण हो जाएगा। अब हम चौथा एक और पढ़ेंगे साथ में, भौतिक गुणधर्मों के आगे पढ़ेंगे, आघात वर्ध्यता। क्या पढ़ेंगे? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता इसको नाम से ही आप समझ सकते हैं कैसे। आघात यानी चोट देना, वर्ध्यता यानी बढ़ना। अगर किसी धातु में हम चोट मारते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिखा रहे थे साथ के साथ एग्जाम्पल में, तो उनमें जैसे हथौड़े से मान लो किसी चीज को पीट रहे हैं, लोहे को, चाहे कॉपर को, तांबे को, ठीक है, एल्यूमिनियम को, किसी चीज को पीट रहे हैं, तो वो क्या है? चौड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। जिसकी उसकी मोटाई है धातु की, वो पतली हो जाएगी और धीरे धीरे फैल जाएगी। जैसे मान लो आपके चद्दर होते हैं, चद्दर कैसे होते हैं? ये आघात वर्ध्यता से तो बनते हैं। उनको पीट पीट कर पतले बनाए जाते हैं, फिर इनको फैला दिया जाता है, तो इनका आकार कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं में आघात वर्ध्यता गुण पाया जाता है। तो इनको कैसे पतली चादर के रूप में बना सकते हैं? पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में कर सकते हैं। आघात वर्ध्यता में क्या? पतली चादर के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इसकी एक लाइन और लिख सकते हैं आप, कैसे? कि धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है और धातुओं को पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं। अब हम बात करें अधातुओं की। अधातुओं की बात करें, अधातुएं तो ऐसी होती है जिनको हम किसी रूप में बना ही नहीं सकते, तो उन पर हम आघात वर्ध्यता का गुण नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आघात वर्ध्यता नहीं होती। क्या लिखेंगे? आघात वर्ध्यता नहीं होती। आघात वर्ध्यता नहीं पाई जाती। ठीक है, आघात वर्ध्यता नहीं होती। अब हम बात करते हैं आघात वर्ध्यता के बाद में एक और भौतिक गुणधर्म की, जिसका आपको एग्जाम्पल भी साथ में दे रखा था। और इसमें आपको बुक में बहुत पढ़ने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तन्यता के साथ में आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था सोने का। किसका? कि सोने का, कि 1 ग्राम सोने को अगर हम बिल्कुल पतले महीन तार में बिल्कुल बाल के जैसे करते रहें, तो 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम सोने की तार से 2 किलोमीटर तक लंबाई की जा सकती है। मतलब किसी धातु को अगर पीट पीट कर एक बिल्कुल पतले तार के रूप में हम अगर करते हैं, तो बिल्कुल तन्यता का गुण पाया जाता है। तो 5वां हमारा गुण कौन सा हो जाएगा? भौतिक गुण तन्यता। 5वां हमारा भौतिक गुण कौन सा हो गया? तन्यता। तो क्या तन्यता धातुओं में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। इससे इसको पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? आपके जो वायर बनते हैं लाइट के, जो भी रोड वगैरह बनती है, वो इसी से तो बनती है। कोई भी छड़ है, वो छड़ कैसे बनेगी? किसी चीज को हम पीट पीट कर तार के रूप में निर्धारित कर देंगे, बना देंगे, तो उस तरह तन्यता हो गई। उसको लंबा कर दिया, खींच खींच के उसको लंबा कर दिया, पीटा। जैसे आपने लोहे को, जैसे आपने देखा है कि लोहार के वहां पर आपने देखा है किसी चीज को पीट पीट कर पहले तो चौड़ा कर देते हैं, आघात वर्ध्यता, फिर उसको पीट पीट कर लंबा कर देते हैं, किसी चीज का हैंडल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये इनको आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या धातुओं के साथ भी ऐसा है? अधातुओं के साथ ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तन्यता नहीं पाई जाती। क्या लिख सकते हैं? तन्यता नहीं पाई जाती। तन्यता नहीं पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं विद्युत व ऊष्मा की।
किसकी बात करेंगे? विद्युत व ऊष्मा की, जैसा कि आपको क्रियाकलापों में भी बताया था। विद्युत मतलब बिजली, विद्युत व ऊष्मा, और ऊष्मा मतलब ताप, किसी चीज को गर्म करने से, ठीक है, या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको चेक करने के लिए कहा था। परंतु ध्यान रखिएगा, ऐसे क्रियाकलाप घर में बैठ के मत कर लीजिएगा, वरना आप कहीं बिजली लगाने के चक्कर में करंट लगा लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत की। तो धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, और चलो दोनों की होती है, विद्युत दोनों की लिखेंगे, विद्युत व ऊष्मा की, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक। विद्युत और ऊष्मा की क्या कहेंगे इसको? सुचालक, मतलब अच्छी चालक होती है। जैसे लोहे की कोई छड़ है, कोई लोहे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, कोई भी मान लो जो कॉपर है, ठीक है, तो इन पर क्या होता है कि जैसे मान लो उसमें एक तरफ बिजली का अगर तार है, उसमें अगर टच हो गया तो दूसरी तरफ भी उसमें अपने आप ही बिजली आ जाएगी, आपको करंट लग सकता है, करंट लग सकता है। अगर हम लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि हमारे हाथ में जो लोहे की छड़ का दूसरा सिरा है वो भी अपने आप गर्म हो रहा है। तो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक मतलब अच्छी चालक है, मतलब अच्छी चालक है। अगर हम बात करें क्या ऐसा इसी के साथ में भी हो रहा है धातुओं के साथ में? धातुओं के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पर क्या अपवाद हो सकते हैं? बिल्कुल अपवाद हो सकते हैं। अपवाद तो इसमें भी हो सकते हैं, अपवाद तो इसमें भी हो सकते हैं। विद्युत और ऊष्मा ऐसी धातुएं भी है जिनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है और साथ में ऊष्मा का संचालन भी नहीं होता है। कौन कौन सी है उसको एग्जाम पीबी मतलब शीशा, लेड, क्या कहेंगे इसको? लेड, शीशा। और दूसरा कौन सा होता है? पारा, मरकरी, मरकरी, जिसको हमने हिंदी में क्या कहते हैं? पारा, Hg। तो ये दोनों ऐसी चीजें होती है, धातु तो है पर इनमें विद्युत और ऊष्मा का चलन नहीं होता है। इसमें विद्युत और ऊष्मा का चलन नहीं होता, तो इनको हम कुचालक कहेंगे। बाकी धातुएं कैसी है? सुचालक। अब हम बात करें अधातुओं में, तो अधातुओं में लगभग सभी धातुएं क्या है? विद्युत की कुचालक है, लगभग सभी धातुएं। तो सामान्यतः कहेंगे इसको, सामान्यतः कुचालक होते हैं। अब यहाँ पर जब भी सामान्यतः शब्द आता है इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं कहा जा रहा है, कुचालक होते हैं। तो कुछ ना कुछ इसके क्या हो सकते हैं? अपवाद। इसमें कौन सा अपवाद होगा? अधातुओं में होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट क्या होता है, हीरा क्या होता है, तो हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत के क्या होते हैं? ग्रेफाइट सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर ये अपवाद हो गया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं घनत्व की। भौतिक गुणधर्मों में चल रहा है, आगे बात करेंगे हम घनत्व की। घनत्व के साथ साथ हम ले सकते हैं गलनांक को भी। घनत्व के साथ साथ किसको ले सकते हैं? गलनांक भी। तो घनत्व और गलनांक, घनत्व और गलनांक। तो धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, मतलब उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। घनत्व भी धातु का बहुत अधिक होता है। जैसे मान लो लोहे की कोई छड़ है, उसको आप गर्म कर रहे हो, तो क्या वो जल्दी ही गर्म होकर पिघल जाएगी? नहीं, लोहे को पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में उसको ताप देना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो मतलब धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलाएंगे तो क्या? बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व बहुत होता है, परंतु इनमें भी अपवाद रहेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं घनत्व अधिक, धातुओं के घनत्व क्या होंगे? अधिक, और वह गलनांक इसमें क्या रहेंगे? उच्च। गलनांक क्या रहेंगे इसमें?
उच्च, मतलब उच्च गलनांक होगा तो उसको पिघलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। वरना जिन धातुओं का या धातुओं का ताप बहुत, मतलब गलनांक बहुत कम होता है, उनको कम गर्म करने पर ही वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएगी। अब इसमें बात करें हम अधातुओं से, अधातुओं से बात करेंगे तो अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में ये क्या पाई जाएगी, बहुत ही कम, अधातुओं में बहुत ही कम, अधातुओं में बहुत ही कम। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, घनत्व व गलनांक कम होते हैं, घनत्व व गलनांक बहुत कम होते हैं, घनत्व व गलनांक कम होते हैं। तो कम किस में हो गए, अधातु में। अब जो ठोस है उनके तो ही अधिक है, गलनांक कम होते हैं। तो ये बात होगी अधातु के लिए। पर क्या सारे के सारे धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, क्या सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है? तो हम कह सकते हैं कि सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम के गलनांक व घनत्व दोनों कम होते हैं, सोडियम व पोटेशियम के गलनांक व घनत्व दोनों के दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अब बात कर रहे हैं आगे, हमारे भौतिक गुणधर्मों में आगे चल रहे हैं। तो भौतिक गुणधर्मों में आगे ध्वनिक एक गुण आएगा आपको, ध्वनिक, जैसा कि आपको क्रियाकलाप में भी बताया गया था। तो कौन सा आ गया, ध्वनिक। ध्वनिक गुण कैसा होता है, जैसे मान लो कोई बर्तन लिया, आपके घर में कोई बर्तन है, ठीक है, तो आपके घर में कोई बर्तन है, उसको क्या करेंगे, आप उठाएंगे और उस पर किसी चीज से प्रहार करेंगे, क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। उसको हम जैसे इस तरह से मारेंगे तो उसमें आवाज आएगी टन, ठीक है, तो टन से आवाज आएगी, मतलब उसमें धातुओं में आवाज आती है, धातु में क्या होती है, आवाज आती है। जब भी किसी चीज से टकराएगी, ठोस या कठोर सतह से टकराएगी, तो उनमें आवाज आएगी। तो आवाज आएगी, इसका मतलब क्या है, उसमें ध्वनिक का गुण है, ठीक है। तो अगर बर्तनों को लेकर आप ऐसा प्रयोग कर रहे हो, बर्तनों को पीटने का, तो अकेले में करना, कहीं घर में मम्मी ने देख लिया ना, तो आप पर प्रयोग हो जाएगा। अब बात करते हैं ध्वनिक में, जैसे एग्जांपल आपके स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी पे जब हथौड़ी या किसी चीज से, लोहे की किसी चीज से बजाया जाता है तो टन 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 आवाज आती है ना, उसी को कहते हैं ध्वनिक। क्या कहते हैं, ध्वनिक। तो गुण ये होता है भौतिक गुणधर्म, तो धातुओं में ये गुणधर्म पाया जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि सभी धातुएं, क्या कहेंगे इसको, ठोस से टकराकर या कठोर पदार्थ से टकराकर, कठोर सतह से टकराकर, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न होती है, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न होती है, मतलब आवाज करेगा। अब जैसे मान लो मेरा ये मिटाने का हो गया, ठीक है, और हम मार्कर से डस्टर को जैसे टच कर रहे हैं, तो कैसी आवाज आ रही है, टन की आवाज आई क्या, नहीं आई। तो मतलब अधातुओं में क्या होगा, अधातुओं में आवाज नहीं आएगी, तो इसमें आवाज नहीं होती, तो इसको कह सकते हैं ध्वनिक का गुण नहीं होता है, मतलब टकराने से आवाज नहीं आएगी, ध्वनिक का गुण नहीं होता है। ध्वनिक का गुण क्या होगा, नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक और जो बच गया, ऑक्साइड, जो कि रासायनिक गुणधर्मों में आ जाता है, परंतु इसको हम साथ में आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बाद में आपको कभी एग्जाम में लिखना हो तो आपको साथ के साथ में ये याद रहे। कैसे कि धातुएं क्रिया करेगी, जब धातुएं क्या करेगी, अधिकतर धातुएं क्रिया करेगी, तब क्या करेगी, क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगी। कौन सा बनाएगी, क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी, क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करेगी, ऑक्साइड बनाती है। तो ये बनाती है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। उल्टा होता है, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगी, अधातुएं अम्लीय बनाएगी। अधातुएं कैसे बनाएगी, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड
अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ऑक्साइड, कौन सा हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा है। अब इसको आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी आपको साथ के साथ उतारना है और इसको इसी तरीके से उतारिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे धातु व धातुओं में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखिए, तो सेम टू सेम आपको ऐसा का ऐसा ही उतार देना है। अगर ऐसा का ऐसा लिख कर आते हो आप, तो निश्चित रूप से एग्जामिनर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इसके नंबर कहां से काटें, क्योंकि नंबर काटने का यहाँ पर कुछ मामला ही नहीं है, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर 6 नंबर का आता है तो आपके पूरे 6 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाई ऐसी की है, आपने साथ में अपवाद बताए हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, साथ में गुणधर्मों की व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ऐसी सारणी जब आपको एग्जाम में करते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और सारणी के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद भी अच्छा रहता है। ठीक है, और समझ में बहुत जल्दी आता है। हम आगे पढ़ेंगे इनमें। भौतिक गुणधर्म तो पढ़ लिया हमने, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से कर लीजिए रिवीजन। जैसे चमक, धातुओं की सतह को रगड़ते हैं तो चमक आती है, बिल्कुल चमकदार होती है, धातु में नहीं होती है। कठोरता की बात करेंगे, कठोर सामान्य धातु कठोर होती है, लेकिन कौन कौन सी नहीं होती है? लिथियम, कौन सी? एक तो लिथियम धातु जो है कठोर नहीं होती है, सोडियम नहीं होती है, पोटेशियम नहीं होती है। अधातुएं कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा क्या होता है? कठोर। हीरा कौन सा है? अधातु। हीरा कौन सा है? अधातु। हीरा कौन सा हो गया? अधातु हो गया, सबसे कठोर प्राकृतिक हो गया। अब बात करते हैं अवस्था की। सामान्य धातुएं कैसी होती है? ठोस, कमरे के ताप पर। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 15 से 25। लेकिन पारा, मरकरी जो है किसमें होता है? द्रव रूप में। अधातुएं कैसी होती है? ठोस व द्रव होती है, लेकिन ब्रोमीन कैसी होती है? तरल। ब्रोमीन कैसी होती है? तरल। अब बात करते हैं आघात वर्ध्यता की, मतलब पीट पीट कर किसी को चादर की तरफ फैलाना। तो धातुओं में ऐसा हो सकता है, अधातुओं में ऐसा नहीं हो सकता है। तन्यता की बात करें, इसको तार के रूप में लंबा कर देना खींचकर, तो पतली तार के रूप में बिल्कुल धातुएं हो सकती है, अधातुएं नहीं हो सकती। तो ये गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता, इस तरह से लिख सकते हैं। विद्युत की बात करें, उष्मा की बात करें, धातुओं में विद्युत, अगर बिजली का करंट आता है तो बिल्कुल दोनों तरफ आता है। एक तरफ जैसे लगाया तो विद्युत और उष्मा की धातुएं क्या होगी? सुचालक। लेकिन क्या नहीं होगा? शीशा, लेड और मरकरी, पारा, ये दोनों सुचालक नहीं है, तो ये कुचालक कहलाएगी। ये दोनों क्या कहलाएगी? कुचालक। इसको यहां लिख सकते हैं कुचालक। क्या लिख सकते हैं? कुचालक। ये क्या है? इसका अपवाद, साथ के साथ अपवाद लेके चल रहे हैं। सामान्यतः धातुएं क्या होती है? अधातु कुचालक होती है, लेकिन इनमें ग्रेफाइट एक क्या होता है? विद्युत के सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसकी संरचना पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहे थे घनत्व, गलनांक। धातु का घनत्व व गलनांक दोनों अधिक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम का कम। सोडियम पोटेशियम का कम होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो इनका वास्तव में कम होता है, अधातु का कम होता है। ध्वनिक कठोर सतह से टकराकर धातु आवाज करेगी टन। कैसे आवाज करेगी? टन सी। अब यहाँ पर गुण नहीं पाया जाता है। ये धातु कौन सा बनाएगी? क्षारकीय ऑक्साइड। क्षारकीय ऑक्साइड MgO हो गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ अधातु कैसी बताएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अम्लीय बनाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे धातुएं व धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तब तक आप इनको अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा, और आगे इसको पाठ को हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगली कक्षा में।